डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कृषि दर्शन कृषि क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसमें लगातार आपको हम बताते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि के क्षेत्र में। आज भी आपको नई नई जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि लगातार बात हो रही है हमारे देश में पानी को बचाने की, और इसके लिए हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है किस तरीके से कार्य कर रहा है, इस बारे में उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए देखते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी, और आज हमारे साथ देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जल शक्ति मंत्री हमारे साथ है, और जल पर बात करेंगे। सवाल ये उठता है कि पानी सबसे बड़ी समस्या भी है और सबकी जरूरत भी है, इस बीच क्या रास्ता सरकार निकालती है? सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। पानी सबसे बड़ी समस्या है, आपने भी देखा है, क्योंकि हम राजस्थान में चुनावों को लेकर हमारी एक चौपाल चर्चा कार्यक्रम आता है, हमने कवर किया, तब हमें पता चला कि आज के समय में कितना बदलाव आ गया है। उसी बदलाव को देखते हुए हमें और भी बहुत बेहतर तरीके से काम करना है, तो बीच का क्या रास्ता है कि हर घर तक पानी पहुंचे? देखिए, पीने का पानी पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हम जानते हैं जल हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, इसलिए डीपीआर बनाने से लेकर के उसको धरातल पर उतारने से लेकर के उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सभी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हम राज्य सरकारों का वित्तीय सहयोग भी करते हैं और साथ में यदि आवश्यक हो तो तकनीकी रूप से सहयोग भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये मिशन हमने 2019 में प्रारंभ किया था, 16% घर तक पीने का पानी पहुंचता था 19 करोड़ घरों में से। आज देश में 54% घरों तक पीने का पानी पहुंचने लगा है। लेकिन सवाल ये भी एक रहेगा, जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, हमें सिंचाई के स्तर को और बढ़ाना है और तकनीकी को बेहतर करना है, चाहे ड्रिप इरिगेशन कहे, टपक सिस्टम कहे, इसके अलावा हमारे पास और क्या रास्ते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पानी का प्रबंधन हमारी महती आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में जितनी आबादी हमारी है और दुनिया में जितना पानी पोर्टेबल वाटर अवेलेबल है, उसके अनुपात की यदि तुलना करें तो 18% आबादी के अगेंस्ट में हमको केवल 4% पानी मिला है। और हमारी चुनौती, जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ में पानी की डिमांड बढ़ रही है, भूगर्भ के जल पर जिसकी चिंता आपने की, हमारी निर्भरता अत्यधिक है, और इससे भी ज़्यादा जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के कारण से रेनफॉल पैटर्न्स परिवर्तित हो रहे हैं, हमारी चुनौती बढ़ती और निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए हम सबको बेहतर प्रबंधन के लिए समन्वित रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा जो मोटा अनाज है वो भारत का लोहा मनवाए, विदेशों तक पहुंचे, और जो लोग पहले मोटा अनाज उगाते थे उनमें कहीं ना कहीं एक धारणा बन गई थी कि ये गरीबों का भोजन है, इसे अनादर किया जाता है, इसमें इतनी इनकम नहीं है। लेकिन फिर से वही दौर लौट आ रहा है, जागरूकता बढ़ी है।
लेकिन आप किस तरह से मानते हैं कि सरकार ने कौन कौन से राज्यों को चिन्हित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मोटे अनाज को वहाँ पर काम किया जाए, मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए? देखिए, देश के हर एक राज्य में अपने यहाँ के ऐसे मिलेट की प्रजातियाँ हैं जहाँ परंपरागत रूप से उनकी खेती होती थी। और मोटे अनाजों का जिस तरह से ग्लोबल डिमांड बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स, उनके न्यूट्रिएंट रिच होने के कारण से जिस तरह से विश्व एक बार वापस उनकी तरफ लौटने लगा है। जो मोटे अनाज, जैसा आपने कहा, कभी गरीब का भोजन ऐसा माना जाता था, अब जितने समृद्ध लोग हैं वो सब मोटे अनाज को अपनाने, अपने जीवन में, अपने डाइट में अपनाने लगे हैं। ऐसे में भारत के लिए एक अपर एज है, क्योंकि परंपरागत रूप से हमारे यहाँ किसानों को मोटे अनाज उगाने की विधा में प्रवीणता है, पारंगत है वो। तो देखा आपने, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे हर एक बूंद को भी अगर हम बचा सकते हैं तो उसका कितना लाभ हमें मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, जैसा कि आपने अभी देखा भी कि किस तरीके से पानी को बचाने के लिए मुहिम की जा रही है। और कृषि क्षेत्र की जब बात की जाती है तो यहाँ पे ना सिर्फ सबसे ज्यादा जो पानी है उसका उपयोग किया जाता है, बल्कि उसका दुरुपयोग भी होता है। ऐसे में आवश्यकता है कि इसका हम सदुपयोग करें। और खासतौर से जो हमारी कृषि सिंचाई पद्धतियां हैं, अब हमारे पास सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं, यानी माइक्रो इरिगेशन जो है वो अब हम करते हैं, जिसके जरिए ना सिर्फ हमें उपज अच्छी मिलती है बल्कि पानी की बचत भी होती है। और सबसे बड़ा फायदा किसानों के लिए, उसके जरिए हमारी जो लागत है वो भी कम हो रही है। तो आइए लेते हैं इसके बारे में और जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। इसमें से आधे से भी ज्यादा जमीन पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यानी यहाँ की फसलें बारिश के पानी पर निर्भर हैं। दूसरी ओर भूमिगत जल लगातार कम होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो नलकूप वाले इलाकों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई भूमिगत जल की बचत की सबसे बेहतरीन विधि है। सिंचाई का ये तरीका नलकूप की सुविधा वाले इलाकों के लिए है। सूक्ष्म सिंचाई दो तरह की है, बूंद बूंद यानी टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति। टपक सिंचाई खास तौर से ऐसी फसलों के लिए है जिनमें पौधों के बीच कुछ फासला हो। मिसाल के तौर पर फलों के बागों में, फूलों के खेतों में और सब्जियों की फसलों में ये बहुत कारगर है। इसमें पाइपों का जाल बिछा होता है और इन पाइपों में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छेदों से पानी बूंद बूंद टपक कर सीधे पौधों की जड़ों में चला जाता है। यहाँ तक कि उर्वरक भी सिंचाई के पानी में मिलाकर आसानी से दे दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये विधि पानी की बचत के साथ साथ उर्वरकों की बचत में भी मददगार है। पौधों की जड़ों के अलावा खेतों का बाकी हिस्सा सूखा ही रहता है, इसलिए इस विधि में खरपतवार की समस्या कम आती है। इसके अलावा इस विधि से फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती हैं। फव्वारा विधि में पानी बारिश की तरह फसलों के ऊपर से बरसाया जाता है। इसके लिए खेत में उचित दूरी पर पाइप लगाए जाते हैं और फिर प्रेशर वाले नोजल की मदद से पानी फुहार के रूप में बरसाया जाता है। पानी की कमी वाले इलाकों में ये विधि बहुत कारगर साबित हुई है। विशेष रूप से सूखाग्रस्त, बलुई मिट्टी या फिर ऊंची नीची जमीन के लिए इस विधि से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। स्प्रिंकलर को खेत में एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। स्प्रिंकलर से कीटनाशकों का भी छिड़काव आसानी से हो जाता है और घुलनशील उर्वरक भी दे दिए जाते हैं। इस विधि में पानी का 80 से 90% हिस्सा पौधे ग्रहण कर लेते हैं, जबकि पारंपरिक विधि में ज्यादा पानी भाप के रूप में उड़ जाता है और पौधे बहुत कम हिस्सा ग्रहण कर पाते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिशन के तहत सरकार सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित कर रही है। 2015 से लेकर अब तक करीब 53 लाख हेक्टेयर जमीन को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना को अटल भूजल योजना, नमामि गंगे जिले, पीएम कुसुम और वाटरशेड डेवलपमेंट के माध्यम से जल संवर्धन संरचनाओं के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 4,84,000 सूक्ष्म स्तरीय जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण हुआ है। भारत सरकार ने नाबार्ड के तहत 2019-20 में 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया था। कोष की संचालन समिति इसमें से करीब 4,000 करोड़ रुपए के ऋण की परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल और प्रगतिशील किसान से। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपकी मुलाकात हम कौन से ऐसे सफल और प्रगतिशील किसान हैं जिनसे आज कराने जा रहे हैं। आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं पंजाब के गुरप्रीत सिंह जी से, जो कि लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए बाकी किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में इनकी सफलता की ये कहानी। मैं 2010 में एक कुदरती खेती का लेख पढ़ा था, अखबार में अजीत में आई थी इंटरव्यू गुरप्रीत सिंह दबड़ी खाना की, और वो लेख पढ़ते ही हमने फैमिली में डिस्कस किया कि हम क्यों ना रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आए। तो हमने पहली दफ़ा एक कनाल से शुरू किया 2010 में। तो पहले से हम PAU के मेलों में भी जाते थे, एक उद्यमी किसान की तरह काम करते थे। तो हमें आशा थी कि हम कोई नया काम करेंगे, और हमने 2010 में स्टार्ट किया और 2012 में हमने पूरे खेत में आग लगानी बंद कर दी। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन थी और 4 एकड़ में हमने आग लगानी बंद कर दी थी। और फिर धीरे धीरे करके अभी हमने उसमें 1 एकड़ का मॉडल ऐसा बनाया है कि पूरा परिवार कैसे रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आ सकता है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में ये होता है कि रासायनिक खेती छोड़ के अगर कुदरती खेती करेंगे तो जाड़ कम आएगा। लेकिन हमारे उस मॉडल में क्या है कि आप जितना भी रसोई में यूज़ करते हैं, जितना भी जैसे दलहन है और सब्जी है, फ्रूट हैं, वो अपनी 1 एकड़ में ले आएँ। कि ज़्यादातर पंजाब में देखा जाए तो सभी 5 और 6 मेंबर की फैमिलीज़ होती हैं। तो हमने वो मॉडल दिया जिसमें एक पशु का चारा भी था और गुड़ यूज़ करते थे, उसके लिए शुगर केन लगाया था। तो ऐसा एक मॉडल था जिसमें उसकी इनकम भी शो की गई थी। और 2013 में जाकर हमारा एक आर्टिकल छपा था जो मेरे फादर साहब के नाम पे था कि कैसे हम रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती के तरफ आ सकते हैं। तो ऐसा करके हमने आगे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी और 2016 में मैं इधर पूरी तरफ मुड़ गया और 2016 में मैं संत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी से मिला और गांव खोसा पांडो में एक कुदरती खेती की एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। इसमें हमने यहाँ पे
खोसा पांडू गांव में गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे हमने कुदरती खेती शुरू की। आसपास के किसानों को भी हमने मोटिवेट किया कि आप करो। तो पहली दफ़ा संत जी ने रेंट पे ज़मीन लेके किसानों को कहा कि हम रेंट देंगे, आप कुदरती खेती करो। पर देखा गया कि किसान वो हमारे यहाँ किसान ना आलस दिखा रहे थे, जैसे एकदम मूव नहीं होना चाहते थे, क्योंकि जो ये है ना गेहूँ और धान है, ये पूरी उनकी बड़ी क्रॉप है। वो कुदरती खेती में क्या है कि गेहूँ और धान में जाड़ कम आता है, आपको एक बार 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा जाड़ नहीं मिलेगा। अगर आपने कुदरती खेती में कामयाब होना है तो आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। तो पहले साल हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 2017 में हमने ऐसा किया कि हमने गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे जो युवा किसान थे हमारे साथ काम करना चाहते थे, वो गांव के कुछ युवा जैसे जरनैल जी हैं, अजीत सिंह, रेशम सिंह, ऐसे कई युवा हमारे साथ जुड़े और हमने एक ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम रखा हरियावल सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ग्रुप में हमने खेती शुरू की। यहाँ पे हमने सब्जियाँ जैसे डेली कैश क्रॉप के तौर पे लगाई, क्योंकि किसान की इनकम जो है वो डेली बेस होगी, तभी उसके खर्चे निकलेंगे। और हमने सब्जियों की खेती शुरू की साथ में, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में जैसे आज भी बारिश का टाइम है, तो बारिश जब पड़ती है तो बिजाई सोइंग लेट हो जाती है या हो नहीं पाती या फसल मर जाती है। तो हमने साथ में हल्दी और शुगर केन, ये 2 क्रॉप बड़ी क्रॉप रखी, जो हमारे जो भी हमारा बजट है वो हिले ना। तो हमने क्या किया कि हम वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को सेल करने लगे। पहले हमने सब्जियों को रेट हमारा होता था बाज़ार को देख के, जैसे बाज़ार में रासायनिक खेती का भाव था 10 रुपये, तो हम 20 कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे इसका रेट तय किया जाए। तो हमने पूरी कैलकुलेशन की कि हमारा जाड़ कितना आ रहा है सभी फसल का। तो हमने पूरी पौध की कैलकुलेशन करके उसका भाव निश्चित किया। जैसे बाज़ार में कभी बार तो ऐसा होता था, जैसे मूली 20 रुपये है, हम 10 रुपये देते थे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती थी। तो हम भाव तय करते थे कि हमारा 1 एकड़ में इनकम कितना होना चाहिए। तो हमारे जैसे 15 फैमिली हमारे साथ काम करती हैं लेबर के रूप में, और वो जो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं जितना भी काम करते हैं उनकी तनख्वाह हम वो 1 एकड़ पे डाल देते थे। ऐसा करके हमने आगे मार्केट स्थापित की। पहले हमने गांव में शुरू किया। गांव में सब्जी को लेकर बेचने में बहुत दिक्कत आई। उसमें क्या होता था कि गांव में सभी इतना रेट नहीं भरना चाहते थे जितनी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि जो डॉक्टर थे, जहाँ हमारा डिपार्टमेंट था, जैसे खेतीबाड़ी विभाग था, PAU के डॉक्टर थे और KVK के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें क्या किया कि आप उन लोगों को पकड़ो जो इसकी नॉलेज रखते हैं। तो हमने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की और हमने मोगा में पहली हाट शुरू की 2017 नवंबर में। तो हमने वहाँ मंडी लगानी शुरू की, जो 2.5-3 घंटे हम रुकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मंडी बढ़ती गई और हम 1 हफ्ते में 3 दिन वो मंडी लगाने लगे। फिर हमने अब 2022 में हमारा पूरा वीक मंडी लगती है, हमारी 2 गाड़ियाँ जाती हैं। और जैसे जितने भी नज़दीक के शहर हैं, जैसे जीरा हुआ, कोटी सेखा हुआ, मोगा हुआ, अभी मखू जैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया। और इसमें जैसे गन्ने की खेती थी, उसमें हमारा क्या था कि हम गन्ने का जैसे हमारा भाव है 360 रुपये क्विंटल, लेकिन जूस के लिए हमने बेचना है तो 600 रुपये क्विंटल तक बिक जाता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोसेसिंग की, क्योंकि हमारा टारगेट वो कस्टमर था जिनके पास ज़मीन नहीं है। क्योंकि हमारा स्लोगन था कि आप जो खेती की वस्तुएं ले रहे हो वो बदलो और हम गांव बदल देंगे, क्योंकि आप युवा को खेती में लाने में सक्षम हैं। तो हमारे ये जो शब्द थे वो कस्टमर को हमारी तरफ खींचा और हमने कस्टमर की विज़िट अपने फार्म पे रखी। और धीरे धीरे हमने KVK के साथ यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी, मेले भी लगे और अपना अभी कुलाड़ा लगाया और मार्केट जैसे गुड़ और शक्कर की भी करने लगे। और अभी जो हमने पहले 4 साल पहले शुरू किया था,
तो जितना भी रिकॉर्ड हुआ है कि हमने ऐसे इसमें अभी प्रोडक्शन और मार्केटिंग सुधार के हमें जो दूसरी खेती है केमिकल खेती में जो कमाते हैं वो 3 से 4 लाख केमिकल वेजिटेबल में कमा लेते हैं और हम भी उस तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमारे पास वो लेबर को बांट दिया जाता है, हमारे पास वो प्रॉफिट के रूप में कम आता है, लेकिन वो हमारे पास लेबर हमें ये लगता है कि हम कुदरती खेती में वो रोज़गार भी दे रहे हैं, लेकिन ढांचा अभी ऐसा है कि हम 3-4 लाख प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट को शेयरशिप में क्योंकि हमारा ग्रुप है शेयर कर लेते हैं, क्योंकि साथ में ही मार्केट करते हैं। ये ऐसा है कि आपको ढांचा अभी हमने जो ढांचा बनाया है उसमें प्रोसेसिंग करके हमने आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इनकम थोड़ी कम होती है। और हमने शुरू किया था 25 एकड़ से शुरू किया था, अभी 28 एकड़ का मॉडल है हमारा कुदरती खेती का। कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं आज फार्मिंग इंडिया में आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं। किसान बहनों भाइयों, आज के समय की अगर बात की जाए तो जो कृषि है वो आधुनिक हो चुकी है और वहाँ पे आवश्यकता होती है डिजिटलाइजेशन की। इसी के लिए हमारे पास कई तरह की जो ऐप्स हैं, पोर्टल हैं वो उपलब्ध हैं। उन्हीं में एक ऐप है किसान सारथी ऐप, जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। किस तरह की ये ऐप है, किस तरीके से काम करती है और कैसे एक सामंजस्य बिठा रही है, आइए देखते हैं। किसान सारथी मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके जरिए किसान कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वार्ता करने और खेती किसानी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप किसानों को लाइव कॉल, किसान पंजीकरण, मैसेजिंग और नई कृषि सीखने की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान सारथी से मिली जानकारी से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से किसान अपनी फसल और सब्जियों को भी सही दामों पर और सही स्थान पर बेच सकेंगे। किसान सारथी पर किसानों की दैनिक गतिविधियों पर अधिकारियों की भी सीधी निगरानी रहेगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
आज के लिए आपको बता दें कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। साथ ही आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस कड़ी में बस इतना ही। नई नई जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।